हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में एंड विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने जीवित जीव जगत का वर्गीकरण पहली यूनिट है जिसका पहला चैप्टर था हमारा जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। हमने देखा है कि पृथ्वी पर ओवरऑल कितनी प्रजातियां मिलती है, वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात कितनी प्रजातियां मिलती है, ये देख लिया था। ठीक है, इतने जीव नहीं मिलते हैं, इतनी प्रजातियां मिलती है। जैसे कि अनुमानित हमारी प्रजातियां कितनी है, 8.7 मिलियन। लेकिन ये प्रजातियां हैं, इतनी प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और हमने ज्ञात कितनी की है, 1.7 से 1.8 मिलियन। इसके बाद हमने जीवित जीव की परिभाषा क्या होती है, यानी कि जीव की परिभाषा क्या होती है, जीवन क्या होता है, हमने ये देखा था। फिर नामकरण पद्धति क्या होती है, ये देखा था। द्विनामकरण पद्धति किसने दी है, इसके विशेषताएं क्या होती है, ये सब हमने देख लिया था। फिर एनिमल जगत, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे अध्याय 2 हमारा क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। पहले हमने देखा था जीव जगत, अब हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, हमने टेक्सोनोमिकल हायरार्की भी देखी थी जिसमें हमने देखा था वंश, सबसे छोटी इकाई टेक्सोनोमिकल हायरार्की यानी कि वर्गीय की श्रेणी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। उसके बाद वंश होता है, वंश के बाद कुल होता है, कुल के बाद गण होता है, फिर गण के बाद हमने संघ और विभाग देखा था। इसके बाद हमने सबसे बड़ी यूनिट जो देखी थी वो जगत देखा था यानी कि किंगडम देखा था। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने दूसरे विषय की या दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये है हमारा पहला दूसरा चैप्टर। इसमें क्यों जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। हमने देख लिया कि जीव जगत क्या होता है, जीवित जीव क्या होते हैं, इसकी परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा क्या होती है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, हमने ये देख लिया था। अब हम जीव जगत का यानी कि जीवों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, परिचय क्या है कि जीवों की विविधता को समझने और अध्ययन के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर इतने ज्यादा जीव पाए जाते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है हमें, पहले ये समझते हैं। परिचय, जीवों की विविधता को समझने, जीवों की विविधता को समझने और अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जीवों की विविधता को समझने और अध्ययन करने, आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। द्विजगत अवधारणा क्या होती है, तीन जगत अवधारणा क्या होती है। ठीक है,
इसके बारे में देखेंगे। देन कल हम देखेंगे 4 जगत अवधारणा, 5 जगत अवधारणा एंड 6 जगत अवधारणा। ठीक है, तो हमें विविधता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों की विविधता को समझने और अध्ययन करने के लिए और अध्ययन को सरल बनाने करने और सरल बनाने के लिए वैज्ञानिक जीवों की विविधता को समझने, अध्ययन करने और सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया। वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया। वर्गीकरण क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि जीवों की विविधता इतनी पाई जाती है, प्रजातियां ही इतनी पाई जाती है, तो उनको समझने और उनका अध्ययन करने और उनके अध्ययन को सरल करने के लिए हमने वर्गीकरण किया है। ठीक है, जीवों का कि आधे जीव यहाँ चले जाएंगे, इस प्रजाति के जीव इस वर्ग में हम रख देंगे ताकि हमें अध्ययन करने और समझने में आसानी हो सके। ठीक है, प्रारंभ में केवल 2 जगत अवधारणा थी, लेकिन आज आधुनिक अवधारणा कितनी होती है? प्रारंभ में कितनी अवधारणाएं थी? प्रारंभ में केवल 2 जगत अवधारणा थी। प्रारंभ में केवल 2 जगत अवधारणा थी, लेकिन आज यानी कि आधुनिक रूप में कितनी अवधारणा है? आधुनिक रूप में 6 जगत। ठीक है, अवधारणा, ये 6 जगत अवधारणा अभी चल रही है, अभी इसको माना नहीं है, लेकिन 5 जगत अवधारणा को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो 2 जगत अवधारणा थी, प्रारंभ में केवल कितनी जगत अवधारणा थी? 2 जगत अवधारणा। ये दी थी किसने? कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये जो 2 जगत प्रणाली और 2 जगत अवधारणा है, ये किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। द्विनामकरण पद्धति भी किसने दी थी? कैरोलस लिनियस। ये किसने दी है? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने। इसमें वर्गीकरण किनका किया था? 2 जगत अवधारणा में पहला वर्गीकरण किया था उन्होंने पौधों का। जितने भी सभी जीव थे, सभी जीवों को पौधों और जंतुओं में बांट दिया था। इनका वर्गीकरण किया था, जंतुओं में वर्गीकरण किया था। ठीक है, ये जो 2 जगत अवधारणा है, ये किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। और जितने भी प्रजाति के जीव थे उनको सिर्फ 2 वर्गों में बांट दिया। पहला कौन है? पौधे, और दूसरा जंतु। पौधे का जगत था, इसको नाम दिया था कैरोलस लिनियस ने प्लांटी। ठीक है, प्लांटी नाम दिया था। और जंतुओं को नाम दिया था उन्होंने एनिमिलिया। ठीक है, ये 2 जगत बांटे थे। अब ये जो पौधे थे, पौधों में क्या क्या आ गए थे? सभी प्रकार के पौधे, शैवाल, ठीक है, और जितने भी समुद्री जीव होते हैं, हाइड्रा, प्रकाश संश्लेषी जितने भी जीव होते हैं, वो सभी उन्होंने पौधों में ले लिए थे। एनिमल में क्या क्या लिए थे उन्होंने? जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं, एक कोशिकीय जीव, 2 कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जितने भी जीव होते हैं वो सभी एनिमल में ले लिए। और जितने भी पौधे होते हैं वो सभी प्लांटी में। ये 2 जगत वर्गीकरण उन्होंने किया था। 2 जगत अवधारणा वर्गीकरण का पहला कॉन्सेप्ट था ये। इसकी कमी क्या थी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव अलग नहीं थे।
ठीक है, दो जगत अवधारणा को देख रहे हैं हम। अब देखेंगे किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने। क्या थे दो जगत अवधारणा? सभी जीवों को केवल दो भागों में विभाजित करना, यानी कि दो क्लास में, दो वर्गों में उनका वर्गीकरण करना। पहला था पौधों में वर्गीकरण और दूसरा था जंतुओं में वर्गीकरण। ये है दो जगत अवधारणा। इसकी कमियां क्या थी? प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, दो जगत प्रणाली अवधारणा दी थी किसने? कैरोलस लीनियस ने दी थी। इसमें सभी जीवों को दो वर्गों में वर्गीकरण किया था। कौन से दो वर्ग, कौन कौन से थे वो? पहला तो था पौधे और दूसरा जंतु। ठीक है, जो पौधे वाला वर्ग था उसको नाम दिया था उन्होंने प्लांटी, दूसरा वाला जो वर्ग था जंतु उसको नाम दिया था एनिमलिया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कमी क्या है दो जगत अवधारणा की। दो जगत अवधारणा की कमी, इसमें क्या कमी रह गई थी? तो फिर तीन जगत अवधारणा आई, फिर चार जगत अवधारणा आई, फिर पांच जगत अवधारणा आई। ठीक है, तो इसकी आज क्लास छोटी रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। हम कल इसे डिटेल में देखेंगे। आज सिर्फ इसका मोटा मोटा एक टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें दो जगत अवधारणा को भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, पौधे, दो जगत अवधारणा में पहले तो आ गए पौधे, ठीक है, और दूसरे आ गए जंतु। ठीक है, यहाँ पे दो जगत अवधारणा किसने दी है? तो कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, ये नाम याद रखना साइंटिस्ट के, लीनियस। ठीक है, अब इसकी कमियां क्या क्या है? तो इसकी पहली कमी है कि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं और यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये भी हम विस्तार से देखेंगे कि ये जीव होते क्या क्या है जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब, 8वां चैप्टर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक में रखा गया था, जीवों को अलग नहीं किया था। ये जो जीव थे उनको अलग नहीं किया था, अलग नहीं किया था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को अलग नहीं किया था। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को भी अलग नहीं किया था, वो भी अलग नहीं थे। ये दो कमियां थी उनमें। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जो एक कोशिका से बने हैं लेकिन जिंदा है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। देखना मैं एक जीव बनाऊंगी, ये कोई जीव है आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ना तो इसके आंख है, न कान है, न कोई त्वचा है, कुछ भी नहीं है, ना हाथ पैर, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक जीव है। ठीक है, जैसे कि ये भी एक जीव होता है, ऐसा भी एक जीव होता है। इन सभी जीवों को एक ही में रख दिया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों को भी अलग नहीं किया था, जीव भी अलग नहीं थे, अलग नहीं थे। ठीक है, तो ये कमियां थी उनमें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो जीव है उनको भी अलग नहीं किया। प्रोकैरियोटिक ये पादप कोशिकाओं में मिलते हैं और ये जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं, लेकिन ये भी एक में थे। यूकैरियोटिक भी और प्रोकैरियोटिक दोनों एक में मिले थे, उनको भी अलग नहीं किया था। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों को भी उन्होंने अलग नहीं किया था, उन्होंने एक ही वर्ग में रखा था। ये उनकी कमियां थी। ठीक है, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक जो जीव थे उनको भी उन्होंने अलग नहीं किया था। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं? यानी कि स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको भी अलग नहीं किया था। और हेट्रोट्रोपिक यानी कि परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम और सभी जंतु। ठीक है, जंतु में जितने भी आते हैं हम भी जंतु में आते हैं। ठीक है, हम भी भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, हमें भोजन बनाना आता है वो वाली बात नहीं है,
क्योंकि हम भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, हम प्रकृति पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, तो इसलिए हम परपोषी हुए यानी कि हेटेरोट्रोपिक जीव हुए। ठीक है। ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी, यह तीसरी कमी उनकी, स्वपोषी, इसका इंग्लिश में भी नाम याद रख लेना, ऑटोट्रोपी, ऑटोट्रोप्स जीव। ठीक है। और परपोषी, हमने जब विज्ञान का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, पहली क्लास, उसमें बताया था कि परपोषी जीव कौन कौन से होते हैं और स्वपोषी जीव कौन कौन से होते हैं। वैसे स्वपोषी में तो सभी पौधे आ जाते हैं, नीली हरी शैवाल। जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं वो कौन होते हैं, स्वपोषी में, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। और ऑक्सीजन का एक्सक्रीजन करते हैं हमारे लिए, ताकि हम परपोषी जीवित रह सकें। हम ऑक्सीजन भी खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हमें पेड़ पौधों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसलिए हम पूरी तरीके से परपोषी श्रेणी में आते हैं। तो परपोषी यानी कि हेटेरोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, इन जीवों को भी अलग नहीं किया था, स्वपोषी और परपोषी जीवों को भी अलग नहीं किया था, को भी अलग नहीं किया था, अलग नहीं किया था। ठीक है, ये हो गया। इसीलिए फिर 3 जगत अवधारणा आई, वो किसने दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, कहीं कहीं पर हिकेल भी है, कहीं कहीं पर हैकेल भी है। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने 3 जगत अवधारणा दी। ठीक है, उसमें क्या क्या है, पौधे अलग है, जंतु अलग है, एक भाग और आ गया उनका प्रोटिस्टा। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। ये तो हो गई 2 जगत अवधारणा की कमियां, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को अलग नहीं किया था उन्होंने, कैरोलस लिनियस ने। फिर क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को भी उन्होंने अलग नहीं किया था। फिर जो स्वपोषी जीव है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं हमारे लिए, ताकि हम जीवित रह सकें। ठीक है। और हेटेरोट्रोप्स यानी कि परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको भी उन्होंने अलग अलग वर्ग में नहीं रखा था। अब देखते हैं, इन्हीं सभी कमियों को पूरा करने के लिए एक अवधारणा आई है, 3 जगत अवधारणा। वो किसने दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने या फिर अर्नस्ट हिकेल ने। ठीक है, देखते हैं क्या अवधारणा है, किसने दी है, साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना। क्या है, 3 जगत अवधारणा, इसको यहीं से लिख लेते हैं, 3 जगत अवधारणा। इसमें भी कमियां आई थी। फिर 4 जगत अवधारणा बताई थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु और पादप। इसमें 3 जगत अवधारणा में क्या आ गया, प्रोटिस्टा प्रकार के जीव। ठीक है, जिसमें पौधे अलग हो गए, जंतु अलग हो गए। प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो ये हो गए 3 जगत अवधारणा, किसने दी है, अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट, ये इसकी स्पेलिंग है हिकेल, इसे हम हैकेल भी बोल सकते हैं, अर्नस्ट हैकेल या फिर हिकेल। ठीक है, दोनों में कोई से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 जगत अवधारणा के जनक है, उन्होंने 3 जगत अवधारणा दी है, किसने, अर्नस्ट हैकेल ने। इन्होंने क्या किया था कि पादप को अलग वर्गीकरण में बांट दिया था। ये हो गया हमारा पादप जगत, पादप जगत। दूसरा हो गया जंतु जगत। पादप जगत में उन्होंने क्या दिया है, देखते हैं, ऑटोट्रोपिक जीव यानी कि जो स्वपोषी है, उनको रख दिया है पादप जगत में। क्यों, कौन कौन से आते हैं, स्वपोषी जीव। कैरोलस लिनियस ने स्वपोषी और परपोषी दोनों को एक में रख दिया था। स्वपोषी, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, ये जीव आ गए पहले तो। दूसरे कौन आ गए,
पादप में क्या होती है? जिनमें कोशिका भित्ति, इनमें क्या होती है? सेल वॉल, यानी कि कोशिका जो भित्ति होती है वो उपस्थित होती है पादपों में। इसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। किसने? अर्नस्ट हैकेल ने। क्या वर्गीकरण किया पादप जगत में? कि जितने भी स्वपोषी जीव है वो पादप जगत में रख दिए हैं। पेड़ पौधे भी आ गए उसमें, नीली हरी शैवाल भी आ गई, साइनोबैक्टीरिया भी आ गए। ठीक है। और दूसरा क्या? जिनमें कोशिका भित्ति रहेगी उनको पादप जगत में रख दिया। और उदाहरण के लिए पौधे और शैवाल इसका एक बेस्ट उदाहरण है। ठीक है। पादप जगत में क्या है? पौधे और शैवाल। अब देखते हैं जंतु जगत में उन्होंने क्या क्या रखा है। दूसरी है उनका क्लासिफिकेशन जंतु जगत का, यानी कि एनिमल किंगडम का। ये तो हो गया प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में क्या रखा उन्होंने? स्वपोषी रख लिए, और जिनमें कोशिका भित्ति होती है वो रख दिए। ऑटोट्रोप सेम, जिनमें सेल वॉल होती है वो रख दिया। उदाहरण के लिए पौधे और शैवाल। अब जंतुओं में उन्होंने क्या रखा है? हेट्रोट्रोप्स, हेट्रो हेट्रोट्रोप्स। ठीक है। ये क्या होते हैं? परपोषी। जंतु में कौन आ गए? परपोषी प्रकार के जीव आ गए हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है। दूसरा क्या? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ये लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। लिखने से याद आएगा, जब एग्जाम होगी तब पता चलेगा कि हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, तब ये लिखा हुआ काम आ जाएगा। ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा लिखना जरूरी है, सभी का सभी। जंतु जगत में क्या है? परपोषी सभी जीव आ गए हैं। उन्होंने परपोषी, जितने भी प्रकार के परपोषी जीव होते हैं, जितनी भी प्रजातियां होती है जीवों की जो परपोषी में आते हैं, सभी जंतुओं को एक कैटेगरी में रख दिया जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई गई है। भले वो पौधे हो लेकिन उनमें कोशिका भित्ति नहीं हुई, तो वो भी उन्होंने किसमें रख दिया? जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में रख दिया। ठीक है। उदाहरण के लिए सभी जंतु। ठीक है, सभी जंतु। अब उन्होंने वर्गीकरण तो अच्छा किया कि स्वपोषी पौधे में रख दिया, जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है वो भी पादप जगत में रख दिया, पौधे और शैवाल का एक ग्रुप बना दिया। बचे क्या? सारे के सारे जंतु को इन्होंने एक तरफ रख दिया। अब प्रोटिस्टा में बचा क्या है? जंतु जगत हो गया, पादप जगत हो गया। अब देखते हैं प्रोटिस्टा जगत, इधर देख लेते हैं ये प्रोटिस्टा जगत में क्या हुआ ऐसा। प्रोटिस्टा जगत। ठीक है। ये तीसरा प्रकार का, तीन जगत अवधारणा देख रहे हैं ना। पहली तो हो गई पादप, दूसरी हो गई जंतु, और तीसरी हो गई प्रोटिस्टा। इसमें क्या है? हेकेल ने एक नया जगत प्रस्तावित किया। ये किसने किया? हेकेल ने एक नया जगत। दो जगत तो उनके थे ही सही। नया जगत प्रस्तावित किया। ठीक है। इसमें वो वाले जीव रखे गए सभी प्रकार के जो एक कोशिकीय है। ठीक है। इसमें क्या है? सभी एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। इसमें ऐसे सभी जीव रखे हैं, ऐसे सभी जीव, उसमें पौधे भी आ गए और जंतु भी आ गए। ऐसे सभी जीव रखे हैं जो एक कोशिकीय हो, जो एक कोशिकीय हो। ठीक है। नया जगत प्रस्तावित किया उन्होंने प्रोटिस्टा जगत। किसने? हेकेल ने, अर्नस्ट हेकेल ने। उसमें क्या रखा? ऐसे सभी जीव जो एक कोशिकीय हो, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जितने भी एक कोशिकीय जीव है उनको प्रोटिस्टा जगत में उन्होंने रख लिया। ठीक है। जो न तो पूर्ण तरीके से पौधे हैं और न ही जंतु है, ऐसे जीव रखे उन्होंने।
जो न तो पूर्ण तरीके से, जो न तो पूर्ण पौधे हैं, ठीक है, जो न तो पूर्ण पौधे हैं और न ही जंतु है। अब एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा, वो न तो पूर्ण तरीके से पौधा है और न ही जंतु है, वो सिर्फ एक कोशिकीय जीव है। जो न तो पूर्ण पौधे और न ही जंतु है। उदाहरण के लिए अमीबा, अमीबा पूरी तरीके से जंतु भी नहीं है, पौधा भी नहीं है। पेरामीशियम, पेरामीशियम ये भी जंतु नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। युग्लिना ये भी एक कोशिकीय जीव है। युग्लिना एक कोशिकीय जीव, ठीक है। देन एक और क्लाइमेडोमोनास या फिर क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास ये भी एक कोशिकीय जीव है। उन्होंने सभी एक कोशिकीय जीवों को इस श्रेणी में रख दिया। कौन से? प्रोटिस्टा जगत में। किसने रखा है? अर्नेस्ट हैकेल ने नया जगत प्रस्तावित किया। इसमें ऐसे जीव रखे जो एक कोशिकीय है, जो न तो पूर्ण पौधे हैं और न ही जंतु है, ठीक है। कौन कौन से? अमीबा है, पेरामीशियम है और कौन है? क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। यह प्रणाली ये हो गई। अब इसका महत्व क्या है वो देखते हैं। इसका महत्व क्या है? क्योंकि पहली बार उन्होंने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है वैज्ञानिकों ने। जब ये प्रणाली आई थी, तीन जगत अवधारणा आई थी, तो इसका महत्व होता है कि पहली बार वैज्ञानिकों ने, पहले तो वैज्ञानिकों को यही पता था कि हमारे पास सिर्फ दो जगत है, एक तो पौधे हैं प्रकृति पर और एक जंतु है। इन दोनों का वर्गीकरण हमने कर लिया है अध्ययन के लिए। लेकिन फिर अर्नेस्ट हैकेल आए और उन्होंने एक और जगत की अवधारणा दे दी, नया जगत प्रस्तावित कर दिया, जिसका नाम रख दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। इसलिए ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका भी अध्ययन हो सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्वतंत्र रूप से उन्होंने वर्गीकरण किया। ये सिर्फ सूक्ष्म जीव है। अमीबा भी हमें दिखाई नहीं देता है, पेरामीशियम भी दिखाई नहीं देता है, युग्लिना, क्लाइमेडोमोनास, ये ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण किया गया है। अब प्रोटिस्टा को स्वतंत्र जगत मानना आधुनिक वर्गीकरण की दिशा में बड़ा कदम था, ठीक है। ये जो आधुनिक वर्गीकरण है इसके दिशा में एक बड़ा कदम था प्रोटिस्टा को नया अवधारणा यानी कि प्रोटिस्टा जगत मानना। ये इसका महत्व है। प्रोटिस्टा जगत का, तीन जगत अवधारणा का ही महत्व है, ताकि हमें सूक्ष्म जीवों का हमने एक अलग वर्गीकरण कर दिया। तो हमने आज क्या क्या देखा है जीव जगत के वर्गीकरण में? पहले हमने परिचय देखा था कि इसका परिचय क्या है, क्यों वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि विविधता ज्यादा है पृथ्वी पर। जीवों की विविधता के कारण वर्गीकरण की हमें आवश्यकता होती है, ताकि हम जीवों का अध्ययन सरल रूप से कर सके। फिर दो जगत वर्गी अवधारणा, वर्गीकरण को समझने के लिए दो जगत अवधारणाएं जो किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। उसमें क्या था कि एक पादप जगत था और जंतु जगत था। पादप जगत में सभी उन्होंने पौधे रख दिए और जंतु जगत में सभी जंतु रख दिए, ठीक है। उसकी कमियां क्या थी? प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव को उन्होंने अलग नहीं किया था। फिर एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों को भी उन्होंने अलग नहीं किया था, वो भी एक में थे, एक ही वर्ग में थे। फिर परपोषी और स्वपोषी जीवों को भी उन्होंने अलग नहीं किया था। फिर आई तीन जगत अवधारणा, अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। इसमें पादप जगत भी है, जंतु जगत भी है और प्रोटिस्टा जगत है। पादप जगत में क्या दिया है उन्होंने? सभी स्वपोषी जीव दे दिए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। लेकिन जिन जीवों में कोशिका भित्ति होती है वो सभी पादप जगत में उन्होंने रख दिए, ठीक है। उसके बाद शैवाल और पौधे इन कैटेगरी में रख दिए पादप जगत में। फिर आया हमारा जंतु जगत, उन्होंने वर्गीकरण किया। जंतु जगत में जितने भी परपोषी जीव है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं यानी कि प्रकृति पर आश्रित रहते हैं, वो ऐसे परपोषी जीव होते हैं। उदाहरण के लिए सभी जंतुओं को उन्होंने परपोषी जीव में यानी कि जंतु जगत में रख दिया। फिर आया हमारा प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत एक नया जगत प्रस्तावित, जो सभी प्रस्तावित, इसमें ऐसे जीव रखे गए हैं जो सिर्फ एक कोशिकीय हो, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है और क्लाइमेडोमोनास है, ठीक है। इन सभी जीवों का हमने वर्गीकरण किया था, ठीक है। इसका महत्व क्या हो गया?
जब प्रोटिस्ट का जगत आया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हाँ, हमने सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन करना है, और हमने सूक्ष्म जीव जो है वो यानी कि स्वतंत्र रूप से उन्होंने एक अलग श्रेणी में रख दिया ताकि अध्ययन करने में हमें आसानी हो। कल हम देखेंगे चार जगत अवधारणा की चार जगत अवधारणा क्या होती है, इसका वो भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके बाद बड़े विस्तार से देखेंगे हम पांच जगत अवधारणा, जो किसने दी थी, W.H. विटेकर, जिसे हम R.H. विटेकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।